ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश कर दिया। देश का बजट पेश हो चुका है। क्या देश की जनता की जो उम्मीदें थी वो इस बजट से पूरी हुई हैं? हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अंशिका त्यागी मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। एम याकूब दूनू पूर्व महासचिव हैं KHBOA के, और हमारे साथ किसान नेता सुनील बालियान भी हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करूंगी अंशिका जी मैं आपसे। जिस तरीके से बजट पेश हुआ, तो जब बजट शुरुआत होती है बजट की, तो मार्केट कुछ संकेत देने लगती है। आज मार्केट ने वो उम्मीद जो जगी थी हम लोगों को, मध्यम वर्ग को, कल स्टेटमेंट प्रधानमंत्री के आने के बाद मार्केट पे वैसा असर नहीं दिखा। क्या कैसा है आपके नजरिए से बजट? जो इस बार का बजट है वो स्पेसिफिकली सेक्टर स्पेसिफिक रहा है। बहुत एक मतलब इंक्लूसिविटी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को बूम मिला है। तो मार्केट की अगर मैं बात करूं, बजट आने से पहले व्हेन आई वाज एनालाइजिंग मार्केट, तो उस टाइम पे क्या था कि मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऊपर गए थे 0.23% से, और ये एक्सपेक्टेड था कि बजट आने के बाद 1% से इंक्रीज करेगा, जो कि उतना इंक्रीज नहीं हुआ है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा हाई थी उतनी फुलफिल नहीं हुई है। बट मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश भी नहीं हुआ है जितना लोगों को ये था कि अगर बजट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया तो मार्केट क्रैश भी हो सकती है। तो वैसे वाले सिचुएशन भी नहीं है मार्केट में। बट यहाँ पे मैं देखूँ ना कि गवर्नमेंट में जो बजट में ना बहुत सारी स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक चीजें हुई हैं। ईवी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को मैं ये नहीं बोल सकती कि पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर अपग्रेड करेगा या फिर, बट उसमें जो ईवी रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको बूस्ट मिलेगा, उनके शेयर्स प्राइस अप जा सकते हैं। दूसरा, ग्रीन एनर्जी जो कि बहुत रिक्वायर्ड भी है हमारी इकोनॉमी के लिए पूरा, तो उस केस में हम लोगों को ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी सोलर पैनल हैं या फिर विंड मिल एनर्जीज हैं उनके लिए एडिशनल बजट प्रोवाइडेड है। तो उसमें भी, उन सेक्टर्स में भी बूम होगा। दूसरा, फार्मास्यूटिकल से स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे आइटम, स्पेसिफिकली 36 आइटम्स को लिस्ट आउट कर दिया है, आउट विदाउट कस्टम ड्यूटी वी कैन इंपोर्ट दैट, और बहुत सारे एक्सपोर्ट पे भी कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो भी अच्छा प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर का भी कुछ पार्ट है, क्योंकि एजुकेशन के लिए जैसे मॉर्निंग में अगर प्री बजट की मैं बात करती हूँ तो प्री बजट में हम डिस्कशन कर रहे थे कि एजुकेशन सेक्टर में स्पेसिफिकली फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके लिए कुछ आ सकता है। तो वैसा आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी उन्होंने स्किलिंग में उनको उसको ऐड करा है, और एजुकेशन के लिए एक बजट रखा गया है। हाउस होल्ड से रिलेटेड भी बजट रखा गया है। तो हाउस होल्ड आइटम अभी मैं मार्केट को एनालाइज कर रही थी मॉर्निंग में, उससे पहले जो नेस्ले मतलब कुछ एक स्पेसिफिक कंपनी जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में डील कर रही है उनके शेयर्स डाउन गए थे। बट हो सकता है जो थोड़ा बहुत बजट इंट्रोड्यूस हुआ है उससे उनके अप होने के चांसेस है। लेकिन क्या जिस तरीके से हम लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर वेलकम, आपके पास भी आएंगे, समझेंगे। अभी अंशिका हमें मार्केट के लिहाज से समझा रहे कि बजट कैसा है, क्योंकि हम पिछले लंबे वक्त से अंशिका देख रहे थे कि मार्केट में वो उछाल नहीं था। जो इन्वेस्टर्स थे उनके लिए मायूसी भरे दिन थे। आज कम से कम उम्मीद थी। मार्केट एक्सपर्ट्स के नाते आप बताइए कि वो उम्मीदें टूटी हैं क्या? जो लंबे वक्त से लोग सोच रहे थे कि शायद बजट के बाद हो सकता है कि मार्केट उठे तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा फायदा हो। तो ओवरऑल में अगर बोलूं तो ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। अगेन आई एम सेइंग सेक्टर स्पेसिफिक रहा है बजट, सेक्टर स्पेसिफिक ही मार्केट बूस्ट करेगी। बैंक्स का स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो बैंक्स को बूस्ट मिला है। मार्केट से पहले बूस्ट में थे बैंक के शेयर्स, लेकिन क्योंकि बैंक्स स्पेसिफिक ज्यादा कुछ रहा नहीं है, सिर्फ क्रेडिटेबिलिटी, इवन एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी क्रेडिट लिमिट्स की बात करी गई है, कुछ और एडिशनल सेक्टर्स में भी क्रेडिट प्रोवाइडिंग के लिए। तो इस स्पेसिफिकली अनाउंसमेंट को देख के हम देख सकते हैं कि बैंक पे पॉजिटिव इंपैक्ट रह सकता है। लेकिन जो एक मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि कंजम्पशन रेट को बढ़ाने के लिए, जीडीपी को एक अलाइन में रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि रेपो रेट्स पे जरूर डिस्कशन करेगी, बट वैसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ रेपो रेट पे। तो जो एक उम्मीद थी बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूम होने की, वो उतनी भी चांसेस नहीं। लेकिन आज इस तरीके से टैक्स को लेकर एक बड़ी राहत मिली है, और हम लगातार देख रहे हैं कि छोटे छोटे राहत के पैकेज दिए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग जो स्पेसिफिक जो कैटेगरीज है, चाहे किसानों की हो या छोटे उद्योगपतियों की हो। उससे आपको नहीं लग रहा कि सरकार पैसा हाथ में देना चाहती है लोगों के? पैसा हाथ में होगा तो जाहिर तौर पर फिर हमारी मार्केट भी ग्रो करेगी, और खरीदारी होगी तो मार्केट ग्रो करेगी, तो फिर देश भी आगे बढ़ेगा। 2047 का क्या ये रोड मैप आपको भी नजर आ रहा है कि उसकी तरफ कदम बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से? जी,
दो हमारा बहुत क्लियर पाथ है मोदी जी का कि 2047 तक हमें अपनी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री में काउंट कराना है, जिसके लिए अगर हम इकोनॉमिकली बजट डेटा देखें तो उसके लिए हमें 8% जीडीपी रिक्वायर्ड है, मतलब फॉर एटलीस्ट 2 डिकेड्स। तो अभी अगर हम देख रहे हैं कि हम लोगों का जो हमारा जीडीपी का रेट था, जो कि एक्सपेक्टेड था, जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था, इट वाज अराउंड 6.6%, बट एक्चुअल में इट्स crushed to 5.4% बेसिकली। सो इससे दिख रहा है कि लोगों का द रीजन बिहाइंड दिस इज कि कंजम्पशन नहीं हुआ है। जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्लियरली मेंशन है कि कंजम्पशन बहुत कम रहा है। तो कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि रेपो रेट से रिलेटेड कुछ चेंजेस आएंगे ताकि लोगों के हाथ में इजीली पैसा अवेलेबल हो। दूसरा, इसीलिए इनकम टैक्स स्लैब के उसको बढ़ाया गया ताकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा हो, वो ज्यादा इन्वेस्ट करें, और जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, उतना हमारा जीडीपी रेट इंक्रीज होगा। तजिंदर जी, आपसे हम समझना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से कि जम्मू कश्मीर को क्या मिला आज के बजट से। उम्मीदें तो बहुत ही, याकूब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो काफी उम्मीदें जता रहे कि देखिए छोटी छोटी ही सही लेकिन शुरुआत तो हो रही है जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए, और पर्यटन कारोबार को जो एक बूस्ट मिला है धारा 370 हटने के बाद, उससे भी काफी खुश है। लेकिन आज के ओवरऑल बजट में क्या मिला जम्मू कश्मीर को? देखिए, हम जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक अगर बात ना करें, हम इस वक्त देखें कि पूरे देश को क्या मिला, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे देश का हिस्सा है। देखिए, जब लोगों के पास पैसा होगा, जैसे अभी हमारे मार्केटिंग एक्सपर्ट भी बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। हमारे मार्केट में आप देखिए पेनिट्रेशन कितनी है लोगों की। शेयर मार्केट में आपके लोग जो हैं इंडिया की पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत कम लोग हैं जो शेयर मार्केट को जानते हैं, शेयर मार्केट को पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर एक सैलरीड क्लास के पास हर साल 80 से 90 हज़ार रुपये उनके टैक्स में बचत आएगा, तो क्योंकि देखिए जो 12 लाख तक का टैक्स रिबेट हुआ है वो 12 लाख की इनकम पे टैक्स रिबेट नहीं है, वो ये रहेगा कि आप 12 लाख तक जो आप डिफरेंट जैसे ATC है या बाकी जितने भी सेविंग्स हैं उनको 12 लाख तक पहुंचाया जाएगा। 12 लाख तक के अमाउंट में वहां पर टैक्स में बचत होगी। ऐसा नहीं है कि 12 लाख की इनकम पे ही पूरा आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। तो लगभग 80 हज़ार से 90 हज़ार रुपये आपका एनुअली बचेगा और उसको कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो सस्ती की गई हैं, कैंसर विरोधी ड्रग्स जो हैं वो सस्ती गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिडिल क्लास जो मेजर चंक है भारत की पॉपुलेशन का, उनको खुश करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अभी तक आप देखिए जितने भी बजट लाए गए वहां पर मिडिल क्लास की हमेशा ये कंप्लेन रह रही थी कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास पे टैक्स का बर्डन लगाया जा रहा है, चाहे वो GST के रूप में हो, चाहे इनकम टैक्स के रूप में हो। तो कहीं ना कहीं उस मिडिल क्लास को एक राहत दी गई है जो काफी देर से ड्यू थी। लोगों के पास पैसा होगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो मार्केट में, ना सिर्फ शेयर मार्केट में लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में और पैसा पंप इन होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनके पास सेविंग्स के लिए पैसा होगा। तो कहीं ना कहीं एक पीपल फ्रेंडली बजट है। और एक जो विजन है प्रधानमंत्री का विकसित भारत का कि लोगों के पास पैसा हो, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, तो उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। और कहीं ना कहीं जो आप देखिए जिन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया गया उसमें एम ये है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। अभी तक हम देखते हैं कि इंपोर्ट पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। आप देखिए लिथियम बैटरीज सस्ती होंगी, EV की जैसे EV मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी एक एक्सपोर्ट हब के तौर पे भारत को बनाया जाएगा। ये विरोधी आरोप भी लगाते हैं कि आप यहां पर बातें तो करते हैं कि कुछ किया जा रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बांग्लादेश जैसे कंट्री को आप देखेंगे तो देखिए कैसे उन्होंने अपने आप को हब बनाया है, टेक्सटाइल का हब बनाया है। तो आप यहां पर भी वो चीजें कर सकते हैं लेकिन वो इच्छा शक्ति दिखी नहीं है। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ की है। कहा कि इस बार का बजट बहुत अच्छा है, हर कोई बजट की तारीफ कर रहा है। बजट में दी गई मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, और इसी के सहारे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो 12 लाख की आय पर कोई कर नहीं, इससे मध्यम वर्ग को साधा है। इस बजट के जरिए सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज पेश किए गए बजट की तारीफ कर रहे हैं। कहा कि ये बजट बहुत अच्छा बजट है, हर कोई इस बजट की तारीफ कर रहा है। सुनील जी, आप कह रहे कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री ये कह रहे कि बहुत अच्छा बजट है, हर कोई तारीफ कर रहा है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि सरकार ने किसान को दिया क्या? सबसे बड़ी बात यही है, और हम यही पूछना चाहते हैं, सरकार से भी यही सवाल कर रहे हैं, सबसे हम यही सवाल कर रहे हैं। हर कोई तारीफ कर रहा है कि भाई बहुत अच्छा बजट है, लेकिन किसान को क्या दिया? किसान को कुछ भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो यही है। कोई हमें बता दे मिला क्या? सिर्फ एक कर्जे के सिवा, कि कर्जा 3 लाख से 5 लाख कर दिया कि आप 5 लाख तक का कर्जा ले सकते हैं, लेकिन उस 5 लाख में क्या आएगा उसको कुछ भी नहीं आता। 5 लाख में भी उसको कर्जा नहीं चाहिए किसान को तो उसके फसलों के दाम चाहिए, उसको सुविधा चाहिए, उसका ऋण माफ हो, उसको बिजली फ्री मिले, उसको जो ग्रीन एनर्जी आज के टाइम चल रही है, सोलर पैनल चल रहे हैं, उस पर उसको सुविधा दी जाए, उस पर उसको सब्सिडी दी जाए, बाकी जो खाद बीज है उन पे सब्सिडी दी जाए। उन चीजों को करना चाहिए सरकार को। किसान के लिए तो कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, बाकी अदर सेक्टरों के लिए किया है, वो तारीफ करते रहे अपनी। किसानों के लिए कुछ नहीं है इसके अंदर आज। लेकिन अभी तो किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया था, यूरिया पर कोई भी दाम नहीं बढ़ाया गया था। सरकार ने कहा कि हम खुद वो खर्च वहन करेंगे, इससे बड़ी राहत थी यूरिया को लेकर कहा कि 3 प्लांट बंद पड़े थे, वो प्लांट हमने शुरू कर दिए। असम में नया प्लांट लेकर आ रहे हैं, जब आएंगे जब देखेंगे, क्योंकि अभी भी कालाबाजारी चल रही है यूरिया पे भी। यूरिया मिलता कहाँ है अभी भी? बात यही है ना, बात तो फसलों के दाम की होनी थी, एमएसपी की होनी थी। किसान को जो अपने उनके ट्रैक्टर ले रहे हैं उनके टैक्स की होनी, 10 साल की छूट देनी थी, जो 10 साल में ट्रैक्टर बंद कर रहे हैं। किसान की बिजली की बात होनी थी, किसान के पशु की बात होनी थी, किसान के बच्चों की बात होनी थी, किसान के बुजुर्गों की बात होनी थी। किसी की कोई बात तो की नहीं गई। सिर्फ एक बात कह दिया कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई। इसके अलावा किसान को दिया क्या? मुझे तो ये बताओ। मैं कोशिश कर रहे हैं अब कि बीजेपी के कोई प्रवक्ता या कोई नेता जुड़े, उनसे हम ये सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी नाराजगी है कि आज किसानों को ज्यादा कुछ मिला नहीं, जबकि सरकार ये दावा कर रही है कि किसानों के लिए हमने बहुत कदम पहले भी उठाए और अभी भी आय दोगुनी करने के जो वादे किए गए थे, उन वादों को लेकर जो बार बार किसान नेता सवाल उठाते हैं, उन पर भी सरकार की तरफ से आज कोशिश की गई है कि उन वादों को पूरा किया जाए। याकूब जी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद आगे मैं सवाल करती हूं आपसे। जी, अभी मेरे भाई साहब ये कह रहे थे कि उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये कह रहे थे कि जो कैंसर विरोधित पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो मेडिकेशन है वो सस्ती की गई है, और जो उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ी। मैं कहता हूँ इनसे, आप जम्मू कश्मीर में, मैं अपनी जम्मू कश्मीर की बात करूँगा क्योंकि मैं उसी स्टेट से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो मेरी आंखों ने देखा वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, जहाँ पे फार फ्लंग एरिया से लोग आते थे, गुजर बकरवाल पीड़ित लोग जो आते थे वहां पे इन अस्पतालों में, तो वहां पे वो धक्का खा के वापस चले जाते थे। कई कई ऐसे भी लोग थे जो बिना इलाज के फिर उनका देहांत होता था। लेकिन जब से मोदी साहब ने वहां पे पूरे देश में गोल्डन कार्ड का अनाउंसमेंट किया, उन पीड़ित लोगों से पूछिए, उन फार फ्लंग एरिया के लोगों से पूछिए जो पहाड़ों पे रहने वाले हैं, उनके पैसे कितने बचे उस गोल्डन कार्ड से। रही बात मेडिकेशन की, अब और भी वारे पे नारे हो गए, सोने पे सुहागा हो गया। एक तो उनको गोल्डन कार्ड है जिसकी वजह से उनको ऑपरेशन फ्री में होता है, और अब जो मेडिकेशन है वो भी सस्ते दाम में होगा। तो फर्क क्यों नहीं आ गई इस अनाउंसमेंट से? मैं आश्चर्य में हूं, अपने भाई साहब से सहमत नहीं हूं। रही बात अब दूसरी बात जो हमारी बीच में रह गई थी, मैं एज अ टूरिस्ट सेक्टर से हूं, हम बात कर रहे थे अपने हाउस बोट की, जिसको नॉवेल्टी ऑफ कश्मीर और हेरिटेज ऑफ कश्मीर माना जाता है। और पिछले कहीं 2009 से उस हाउस बोट इंडस्ट्री पे, उस हाउस बोट की रिकंस्ट्रक्शन पे पाबंदी आयद है। तो अगर यहाँ पे हम कहते हैं, दावा करते हैं 3 सालों से, मैंने खुद अपनी जुबान से भी कहा कि फुटफॉल इतना रहा कि 47 के बाद पहली दफा इन 3 सालों, गुज़श्ता 3 सालों में रिकॉर्ड टूट गए। सिर्फ फुटफॉल ही काफ़ी नहीं है, जो टूरिस्ट बाहर से आएंगे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है उनका। देखिए, जिस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वो उस मुल्क का, उस देश की शान होती है। इसी तरह जब हमारे हाउस बोटों को मरम्मत करने की इजाज़त दी जाएगी, रिकंस्ट्रक्शन जो बैन लगी है उसको उस पाबंदी को ख़त्म किया जाएगा, तो ये जो हाउस बोट इंडस्ट्री है ये वापस रिवाइव करेगी अपनी ग्लोरी में, जो 80 के दहाने में ये ग्लोरी बड़ी मशहूर हुआ करती थी। आपको मालूम है कि न सिर्फ हमारे देशवासी बल्कि समुद्र के उस पार भी लोगों की तमन्ना होती है कि कश्मीर जब आ जाएंगे तो एक रात हम इस हाउस बोट में रहे। तो
एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है हाउस बोट ऑनर्स की कि जब ये नेक्स्ट सेशन में टूरिज्म को छेड़ा जाएगा वहां पे हाउस बोट के बारे में भी एक खुशी की अनाउंसमेंट हो जाएगी। हाउस बोट के बारे में भी एक बड़ी योजना होगी जो 47 से अभी तक नहीं हुई है। सुनील जी वही कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी राहत दी गई है उसका असर किसानों पर भी तो पड़ेगा। अगर कोई चीज सस्ती हुई है तो किसानों को भी तो उससे फायदा होगा। कुछ सस्ता नहीं हुआ जी, सिर्फ झुंझुना दिया जा रहा है। ये जो बजट है देश का बजट नहीं है, ये बजट भाजपा का बजट है। इसने अपना बजट पेश किया, चुनावी एजेंडे के तरीके से किया, अपने चुनाव को साधना चाहते हैं। बाकी देश के लिए कुछ नहीं दिया, जो पिछले साल दिया था उससे भी। तजिंदर जी आते हैं आपके पास। जी तजिंदर जी। सुदेश जी हाँ सुदेश, मैं पहले डुन्नू साहब को ये कहना चाहूँगा कि मैंने वेलकम किया था जो कैंसर विरोधी दवाएं हैं वो सस्ती हुई हैं, और मैं हमारे जो किसान नेता है सुनील बलियान जी, इनको भी कहना चाहूँगा कि कैंसर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। वो ये नहीं देखती ये किसान है, ये पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है, तो इसका फ़ायदा किसानों को भी उतना ही होगा जितना एक नॉर्मल पेशेंट को होगा। देखिए भारत इस वक्त एक मेडिकल टूरिज्म के लिए भी एक हब बन चुका है। देश विदेश से लोग यहाँ पर भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि अगर आप यूरोप में चले जाएं वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी की बुरी हालत है। कई ऐसे अमेरिका में लोग हैं जो भारत में इलाज करने के लिए आते हैं, और अमेरिका में जो कैंसर की दवाइयाँ हैं वो इतनी महंगी है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। हालांकि उनके पास इंश्योरेंस कवरेज है, अमेरिका में इंश्योरेंस 100% मैंडेटरी है, लेकिन वहाँ पर भी लोग कैंसर विरोधी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाते। इंश्योरेंस के होने के बावजूद भी लोगों को अपने घरों को बेचने की नौबत आ जाती है। तो अब भारत में वो लोग इलाज कराने के लिए आएंगे तो भारत एक मेडिकल टूरिज्म का भी हब बनेगा। जो हमारे लोग हैं, जैसे अभी डुन्नू साहब बात कर रहे थे कि कश्मीर घाटी में भी आए दिन कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के कैंसर जो हैं कश्मीर में बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, कि जब गोल्डन कार्ड आया तो जो लोग हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं किए जाते थे उनकी ट्रीटमेंट अब बढ़िया से बढ़िया उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही है। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में नहीं, वो लोग देश के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। और अब कैंसर विरोधी दवाइयाँ भी सस्ती होंगी, तो हर एक इंसान को, इर्रेस्पेक्टिव वो किसान है, वो नेता है, वो बिजनेसमैन है, वो जर्नलिस्ट है, वो कोई भी है, उसके लिए फ़ायदा होगा। रही बात, जब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भारत को, बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश क्योंकि बांग्लादेश में लेबर लॉज जो हैं बड़े इतने सख्त नहीं हैं। भारत में क्योंकि लेबर लॉज भी हैं, जो हमारे लेबरर हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके राइट्स का भी ख्याल रखा जाता है, बंधुआ मजदूरी नहीं है। तो भारत में इसलिए हम इस शिफ्ट में, इस डायरेक्शन में ज़्यादा डेवलपमेंट एक टाइम पे नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह का आज बजट आया है, प्रोडक्ट्स की रेट्स कम कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, इंडस्ट्री ओनर्स हैं, अगर वो ये बेनिफिट जो अपने लोगों को पहुंचाते हैं, जो उनके वर्कर्स हैं उन्हें पहुंचाते हैं, तो भारत को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस सरकार ने, देखिए बेशक अभी जो जनरल इलेक्शन है वो बड़े दूर है, लेकिन एक ऐसा बजट लाया है जो इच्छा शक्ति भी दर्शाता है, एक फार दूर का विजन भी दर्शाता है, और कहीं ना कहीं जो भारत के लोग हैं, आम जनता है, उन्हें भी बेनिफिट उनके जेब में, उनके हाथों में। तभी मैंने ये सवाल किया था, अंशिका जी से भी सवाल किया था, क्या 2047 का रोड मैप हम देख पा रहे हैं? हालांकि 2047 दूर है, लेकिन अभी कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे उसके बाद ही 2047 का जो हमने सपना देखा है विकसित भारत का, वो साकार हो पाएगा। हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, रिएक्शन आ रहे हैं। अखिलेश यादव, शत्रुघ्न सिन्हा का रिएक्शन है, क्या कहा इस बजट के बाद, वो जरा एक बार सुनते हैं। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है। अभी हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा है। सर, जिस तरीके से बड़ा सौगात
लोअर मिडिल क्लास और सैलरीड पर्सन को दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं उसकी सराहना करता हूँ, खासकर बिहार का संदर्भ में, और मैं खुद लोगों की नज़रों में बिहारी बाबू होने नाते मैं प्रशंसा करूँगा कि बिहार का ख्याल रखा। ये बात अलग है कि कहीं चुनाव का ध्यान तो नहीं रखा इन लोगों ने, और चुनाव आने वाले चुनाव का ख्याल रखे। और दूसरी बात भी है कि जो कुछ दिया है आपने बगैर डिटेल्स के, कि आपने कोशी की बात की है, कि आपने प्रोजेक्ट की बात की है, कि आपने मिथिलांचल की बात की है, अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में जान भरने की आपने बात की, अच्छा सराहनीय है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ तो आपने डिटेल्स नहीं दिया है इसका, और दूसरी तरफ आपने जो पिछली बार घोषणा की थी माननीय प्रधानमंत्री हमारे मित्र नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कहा था कि 50,000 करोड़ दूँ बिहार को स्पेशल पैकेज के मामले में, कि 1 लाख करोड़ दूँ, 1.5 लाख करोड़ दूँ, कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। लोगों की मांग थी, पुकार थी, चित्कार थी। उस पर ना ध्यान देते हुए ये जो भी किया गया है अच्छा है, सराहनीय है, मगर उसकी तुलना रेवेन्यू बजट के अंतर्गत 3,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी, और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। यह पिछले साल के बजटरी एलोकेशन से लगभग 19% अधिक है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस साल के बजट में कैपिटल हेड के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऐसा है, इसे काहे को लंबा डाल दिए, कोई जरूरत नहीं, बंद करो, बहुत लेंदी कर दिया, बहुत कोई जरूरत नहीं है। तो रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से इसे एक शानदार बजट बताया जा रहा है, तो विपक्ष के अपने आरोप हैं। और बिहार में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर विरोधी निशाना साध रहे कि बिहार में सिर्फ जो सौगातें दी गई हैं दिखावे के लिए दी गई हैं, चुनावी सौगातें हैं और रिझाने की बातें हो रही हैं। लेकिन अंशिका, मैं आपसे समझना चाहती हूं, जिस तरीके से मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको राहत दी है टैक्स बचाकर, आपने हाथ में पैसा ज्यादा रख सकते हैं, तो क्या आज इस दांव से महफिल लूट ली गई है वित्त मंत्री की तरफ से? चर्चाएं तो इसी की हो रही हैं। सो डेफिनेटली अगर बात करें सैलरी क्लास स्पेसिफिक पर्सन, तो हर कोई खुश है, क्योंकि अगर मेन यही क्वेश्चन रेज होता था हमेशा कि इन्फ्लेशन के साथ साथ आप टैक्स का जो स्लैब है वो भी चेंज होना चाहिए, जो कि मार्केट में लोग एक होता है ना कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे आपको ज़्यादा मिल जाता है, तो भले ही आप उस पर खुश होना